को मेजर किया जाता है। नाउ व्हाट वी हैव टुडे विद अस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टेप्स होती हैं, कोई कपड़े की बनी होती है, कोई स्टील की बनी होती है। सब बच्चों ने देखी हैं मेजरिंग टेप्स? यस सर। तो जो हमारी मेजरिंग टेप्स होती हैं, इनके जब बनाया जाता है तो इसकी खास स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट इनवार टेप। अब एक इनवार टेप होती है, फिर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो स्टील की टेप यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो होती है ना। नहीं तो लिनन की भी हमारे पास होती है। लिनन की टेप होती है वो जो वाइट से रंग की होती है, कपड़े जैसी ना, थोड़ी सी प्लास्टिक जैसी। स्टील की टेप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब जब कंपनी, कोई भी कंपनी जब टेप बनाती है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बल्कि आप लोगों की लैब्स हुई हैं सर्वे की अभी तक? नो सर, एक भी सर। चलो लेट्स से मैं आपको एक डिस्टेंस नापने का बोलूँ और वो डिस्टेंस लेट्स से 80 फीट हो, 80 फुट का एक फासला है जिसको आप लोगों ने नापना हो। देन यू विल ऑब्जर्व के नापते हैं, तो अगर 10 बच्चों को मैं बोलूँ ये 80 फुट नहीं है, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि 80 फुट इंच है, तो 10 बच्चे 3 से 4 सवाल कोई 79 फीट और 11 इंचेस, कोई 80 पूरा पूरा बोलेगा, कोई 80 फीट बस। ठीक है, जो आप लोग, ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग टेप को ज्यादा खींचते हैं, कुछ लोग कम खींचते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेजरमेंट जब करवाई जाएगी तो कहा जाएगा टेप को थोड़ा सा खींचना है आपने, मतलब ढीला ढीला नहीं रखना। फिर दूसरा कि आप, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर फासला आपका 200 या 300 फीट है तो आप उसे स्ट्रेट लाइन में नापने की बजाय जिग-जैग नाप रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बाज़ दफ़ा अगर आपने टेप को ऊपर हवा में उठाया हुआ है और उसमें झोल आ रहा है, झोल समझते हैं ना, उसमें सैग आ रहा है, तो भी आप प्रॉब्लम आएगा। उस सैग को ख़त्म करेंगे तो वो ज़्यादा खींचनी पड़ेगी। अब ज़्यादा खींचेंगे तो टेप स्ट्रेच होती है थोड़ी सी, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच होगी तो फिर वो मेजरमेंट्स कम करना शुरू कर देगी। मतलब 80 फीट पे पहले आपका फीता था, उसको आपने ज़ोर से खींच के 79 फीट और 10 इंचेस तक ले गए, तो ये वाला काम होना शुरू होता है। फिर इसके अलावा आपको पता है कि लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन का तो कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब मेजरिंग टेप क्योंकि एक लीनियर एलिमेंट है कि लंबाई में बहुत ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की निस्बत, तो इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी लेंथ भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ती रहती है। सेम इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है तो इसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसी तरह जब भी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो मेजरिंग टेप बनाती है तो वो उसका स्टैंडर्ड देती है। स्टैंडर्ड में वो ये बोलते हैं कि आपने इस टेप से जो फासला नापना है, लेट्स से आपने इसको ज़मीन पे प्लेन जगह पे रख के नापना है, उसमें झोल ना हो, सैग नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा हो तो आपने उसकी करेक्शन अप्लाई करनी होती है, वो मामूली सी होती है लेकिन करनी होती है अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में आप फासला नापना चाहें। दूसरा, वो जो कंपनी होती है वो क्लेम करती है कि लेट्स से अगर मेरी मेजरिंग टेप के ऊपर 100 मीटर लिखा हुआ तो ये 100 मीटर उस सूरत में है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। अब 20 डिग्री सेल्सियस बेटा टेम्परेचर होता है कि जब आपकी बाहर आ रही होती है, नहीं नहीं ना, वो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और ज़्यादातर इलाके गर्म हैं, तो अब यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप छाँव में मेजर कर रहे हो और टेप काफ़ी देर से छाँव में पड़ी हुई है तो फासला थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और अगर आप धूप में रखी हुई है टेप और उससे दोबारा धूप में ही मेजर कर रहे हो तब और आएगा। सेम इसी तरह टेंशन आपने अप्लाई करनी होती है। टेंशन कितनी अप्लाई करते हैं? इन लोगों ने कहा 50 से 80 न्यूटन। 50 से 80 न्यूटन, इसको अगर 9.8 से या इवन 10 से डिवाइड करें तो 5 से 6 किलो को उठाने के लिए आपको जितना जोर लगाना पड़ता है, 5 किलो वाला शॉपर होता है ना चीनी का, उसको उठाते हैं, उसको उठाने के लिए आपको जितना जोर लगाना पड़ता है उतना जोर आपने मेजरिंग टेप पे लगाना होता है। समझ आ गई? क्यों जी, एकदम खामोशी है, कोई तो बोलो। यस सर, सर आ ये रही है समझ समझ। समझ रहा हूँ। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। चले, Excuse me, sir.
जी अच्छा चलो, आप लोगों को टेपिंग करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो आपको रेंजिंग रॉड चाहिए होते हैं। बेटा रेंजिंग रॉड सबने देखे हुए हैं, वो डंडे से होते हैं, उनके ऊपर पेंट हुआ होता है, ठीक है। उनको लगाने का मकसद ये होता है कि आपने दो पॉइंट्स जिनके दरमियान में फासला नापना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दो और एक एंड पॉइंट पे लगा दो, ठीक है, ताकि आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आ जाए। अब दरमियान में अब लेट से फासला मेरे पास 400 फीट है, लेकिन मेजरिंग टेप 100 फीट की है। तो अब मैं टेढ़ा मेढ़ा अगर ना जाऊं तो इसका क्या हल होता है कि मैं जो स्टार्टिंग वाला रेंजिंग रॉड है और लास्ट वाला रेंजिंग रॉड है, थोड़ा सा रेंजिंग रॉड से दूर खड़े होकर अगर इन दोनों को सीध करूं, इन दोनों की एक दूसरे में से सीधा देखूं, तो दरमियान में रेंजिंग रॉड्स रफली 80 टू 90 फीट पे लगवा दूं काफी सारे, ठीक है, ताकि मैं रेंजिंग रॉड से रेंजिंग रॉड फासला नापता चला जाऊं, मैं जिग जैग या लेफ्ट राइट मेरी टेप ना हो। वरना अंदाजे से करेंगे या आप लोग जिस तरह करते हैं, आप बीच में पत्थर रख देते हैं या एक बंदा टेप पकड़ता है, दूसरी टेप को भी उसके साथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, तो उससे हमारे पास एरर्स आती हैं। फिर अगले हमारे पास आती है चेनिंग एरोज। चेनिंग एरोज ये होते हैं कि लेट्स से मैंने फासला नापना शुरू किया और फासला जाते जाते 100 फीट हो गया, अब वहां तक 100 फीट पूरे हो गए, अब उससे आगे फासला नापना है। तो आप लोग क्या करते हो, वहां पे पत्थर रख देते हो, अगला फासला पत्थर से आगे नापते हो, पाँव लगे हो पत्थर हिल जाता है, या फिर पत्थर का इस साइड वाला हिस्सा या उस साइड वाला हिस्सा वो नहीं पता चलता। तो उसके लिए एरोज होते हैं, बारीक तारे होती है जिनके आगे नोक होती है, उनको जमीन में गाड़ दिया तो ऊपर छोटा सा फ्लैग बना होता है रेड से कलर का। तो ये एरोज होते हैं ताकि जहां जहां पे आपके 50 फीट या 100 फीट पूरे होते जाए, वहां पे एक एक लगाते जाओ, आपको पता चलता जाए। फिर स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपको दिया जाएगा कि आप इसको मेजर कर सकते हो, आप कितना पुल अप्लाई कर रहे हो मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप पे आप लोगों ने पुल, तो मैंने आपको बोला था एक स्टैंडर्ड पुल होती है जो कि आपने अप्लाई करनी होती है। तो कितनी अप्लाई करनी है? कम से कम आपने 5 से 6 किलो फोर्स, मतलब किलोग्राम फोर्स आपने कम से कम इतनी अप्लाई करनी है। अब वो 5 से 6 किलो कैसे पता चलेगा? स्प्रिंग बैलेंस एक इक्विपमेंट होता है, देखा सबने, कांटा जिसे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। क्यों जी? यस सर, देखा। कांटे का जी तो पता सर, ना, देखा हुआ उसके साथ चीजें टांग यस देते हैं तो फिर वो उसमें स्प्रिंग होता है, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है। तो आप लोग एक मेजरिंग टेप का एक सिरा जो होता है वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको उस कांटे में डालेंगे और दूसरी साइड को आप खींचेंगे, ठीक है। फिर आपके पास फील्ड थर्मोमीटर होने चाहिए। फील्ड थर्मोमीटर से आपको ये पता चलता है कि अगर आप धूप में खड़े हैं और मेजरमेंट भी धूप में हो रही है तो टेम्परेचर क्या है, अगर आप छांव में मेजरमेंट कर रहे हैं तब टेम्परेचर क्या है, ताकि एक छोटे छोटे फॉर्मूले इन सारी चीजों के वो बीच में डाल सकें। अगला आता है हैंड लेवल। हैंड लेवल का मकसद ये होता है कि आपकी टेप अगर एक जगह ऊंची और एक जगह गहरी है तो आप उसे रफली लेवल कर सकें। हैंड लेवल आपने देखा होगा मिस्त्री लोगों के पास होता है, उसके दरमियान में एक छोटा सा बुलबुला सा होता है, वो जो साइड ऊंची होती है बुलबुला उधर जाना शुरू कर देता है, देखा हुआ सबने? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। फिर अगली चीज आती है प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या होता है कि लेट से एक जगह ऊंची रही और एक जगह गहरी थी। अब ऊंची जगह पे एक बच्चे ने जमीन पे टेप रखी और गहरी जगह पे हम जमीन पे नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे ताकि हॉरिजॉन्टली उसको बराबर किया जा सके, ताकि वो लेवल में हो जाए। अब जब ऊपर तक मेरे पास 100 फीट आ गया, अब जमीन पे मैंने 100 फीट लगाना है। देसी तरीका ये होता है वहां से छोटा सा पत्थर गिराते, जहां गिरेगा वहां पे 100 फीट है। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि प्लम बॉब, जिसे हम उर्दू में साल बोलते हैं, एक हैवी वेट लट्टू होता है, मेटल का बना हुआ एक टॉप होता है, उसके पीछे धागा बंधा होता है, उसको जहां पे 100 फीट पूरा हो रहा है वहां पे करते हैं और नीचे जब लटकाते हैं तो जमीन पे जहां पे 100 फीट आ रहे होते हैं वहां पे मार्क किया जाता है। सेम इसी तरह मेजरिंग प्लेट्स, जब आपके पास बहुत ज्यादा स्टीप जगह आ जाए तो फिर 10-10 फुट के गज होते हैं। गज आपने देखा होगा जब फर्श डाल रहे होते हैं तो उस फर्श को जिस चीज से लेवल किया जा रहा होता है, एक लंबा सारा बस एक फट्टा होता है, बाज दफा एल्यूमिनियम का एक सेक्शन होता है और बाज दफा लकड़ी का एक वो फटा होता है, ठीक है। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? इनको यूटिलाइज किया जाता है। आगे चलते हैं। अब प्रोसीजर आपने क्या करना है, तो मैं आपको प्रोसीजर बेसिकली समझा देता हूं। हम लोग जब ये ट्रायंगुलेशन में मैंने आपको सिखाया था, ट्रायंगुलेशन क्या थी वो बच्चा बता सकता है? सर एरिया को डिवाइड किया था ट्राइंगल्स में। ठीक है, फिर
आगे सर उसमें किसी एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइडें पता नहीं। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। बेटा आपके पास जितना मर्जी इलाका हो, उस सारे इलाके के बाउंड्री पॉइंट्स लगा दो, उन सारे बाउंड्री पॉइंट्स को आपस में जोड़ जोड़ के ट्रायंगल्स बना लो। बहुत सारी ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो, कि उनमें एक ना एक साइड कॉमन होती चली जाए सब में। अब ऐसे में क्या किया जाता है कि दरमियान वाली जो सबसे लंबी लाइन होती है, सिर्फ उसको मेजर किया जाता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। बाकी किसी लाइन को मेजर नहीं करते, बाकी सारे सिर्फ एंगल्स पढ़ते हैं। तो वो लाइन जब मेजर करते हैं तो उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। अब जो आपकी बेस लाइन होती है, उसको आप जितना बेहतर एक्यूरेसी से मेजर करोगे, उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। अब एक्यूरेसी से मेजर करने के बाद क्या किया जाएगा, लेट्स से मेरे पास बेस लाइन है रफली 300 से 400 फीट आ रही है और बाकी सारा इलाका उसकी इर्द गिर्द है। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मार्क करूंगा। उसके बाद इंटरमीडिएट पॉइंट्स में मैं ट्रसल रखूंगा। ट्रसल ये होती है कि एक आप इसे समझ लें, एक छोटा सा स्टूल सा होता है, उस स्टूल को रखूंगा। मेजरमेंट्स में उन स्टूल से स्टूल पे करता चला जाऊंगा, जमीन पे नहीं करूंगा। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा मुझे ये होगा कि अगर जो जगह गहरी है और जो जगह ऊंची है, मैं अपना जो लेवल स्टाफ होता है, मतलब जिसे हम ऑटो लेवल होता है, उसका जो स्टाफ होता है, स्टाफ रॉड, वो हम उन स्टूल्स पे रखते चले जाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि हमें जमीन की एलिवेशन मिलती जाएगी। अब एक जगह ऊंची है, एक जगह गहरी है, इन दोनों में जो एलिवेशन का डिफरेंस होगा, वो इनमें हाइट का फर्क आ जाएगा। अब जो जगह मैं लेट से जहां मैं खड़ा हूं, जहां पे दूसरा बच्चा खड़ा है जो हम फासला नाप रहे हैं, वो अगर मेरे से एलिवेशन में 2 फीट ऊंचा है, और अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल फासला नहीं नाप रहे, हम बेसिकली एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज नाप रहे हैं। लेट्स से हमने मेजर किया 80 फीट, तो 80 फीट उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और 2 फीट उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। हम इंटरेस्टेड है उसकी बेस लेंथ जो है उसमें, तो हम उसमें करेक्शन अप्लाई करते हैं। समझ आइए ये बात? यस सर। चलें, फिर जब हम ये फासला नाप रहे थे, उस दौरान हमने जो भी रीडिंग नोट करनी है, उस रीडिंग के साथ साथ हमने ये नोट करना है कि दोनों पॉइंट्स में एलिवेशन का फर्क क्या है। जब हम फासला नाप रहे थे, अगर हम धूप में नाप रहे हैं या छांव में नाप रहे हैं, जिस जगह पे फासला हम नाप रहे हैं उस जगह पे टेम्परेचर क्या है और पुल कितनी लगा रहे हैं। पुल का मतलब होता है कि हमने उसमें स्प्रिंग बैलेंस लगाया होगा। मेजरिंग टेप के स्टार्ट में एक बच्चे ने उसको पकड़ा होगा, तो दूसरा बच्चा जब खींचेगा तो वो रीडिंग बता देगा कि इतनी पुल लगाई गई है। तो ये 3-4 चीजें हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद जो एलिवेशन का डिफरेंस है, उससे हमारे पास अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, ताकि हम स्लोप करेक्शन लगा सकें। टेंशन वाला जो फासला है, उसमें हम टेंशन वाली करेक्शन लगा देंगे, फिर टेम्परेचर की हम एक करेक्शन लगा देंगे। अब इस तरह 2-3 और करेक्शंस हैं, उनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहली जो करेक्शन होती है टेप स्टैंडर्डाइजेशन। पुराने दौर में चेन इस्तेमाल की जाती थी, मैंने आपको बताया, वो बार बार इस्तेमाल कर करके वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो ज़्यादा खिंच जाती थी। बल्कि आज भी अक्सर ऐसे होता है कि आपकी जो मेजरिंग टेप जब पुरानी हो जाती है, तो वो घिस के या फिर थोड़ी सी लेंथन हो जाती है, उसमें थोड़े थोड़े आप देखोगे किंग्स आ जाते हैं, वो कहीं कहीं से मुड़ जाती है, उसे आप जितना मर्जी खींच लो, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी नहीं होती वो। तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन लाजमी होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर ये होता है कि आप एक, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओगे, आप 2 टेप्स खरीदोगे। एक टेप को आप संभाल के रखोगे, प्यार से छुपा के रखोगे, दूसरी टेप को आप रफली इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब भी काम स्टार्ट करने लगोगे, दोनों टेप्स को आपस में कंपैरिजन करोगे, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर करोगे कि कितना फर्क आ रहा है, और जब काम खत्म हो जाएगा तब दोबारा कंपेयर करोगे। याद है आपको करेक्शन वो जो अब सिखाई थी आपको अप्लाई करना? क्यों यस जी? सर। फिर अगली आपने करेक्शन, मैंने आपको बताया कि आप दोनों पॉइंट्स की एलिवेशन निकालो ऑटो लेवल से, तो आप स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप की करेक्शन होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, छोटा सा फॉर्मूला है। सेम इस तरह टेंशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना ऊपर है कितना नीचे है, वो आप करेक्शन अप्लाई करोगे। फिर टेंशन, आपने कितनी टेंशन अप्लाई की, ये सारी करने के बाद, और फिर एक आखिरी होता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं मीन सी लेवल पे उसको रिड्यूस करना। मीन सी लेवल पे रिड्यूस करने का मकसद ये होता है कि लेट्स से अगर आप दुनिया का नक्शा देखें,
दुनिया के नक्शे में कुछ मुल्क ऊंचे होते हैं और कुछ मुल्क गहरे होते हैं। अब जो मुल्क गहरा होगा वो असूली तौर पे जमीन के सेंटर के पास होगा, वहां पे जमीन का सरकमफ्रेंस थोड़ा सा कम होता है। जो दूर होगा वहां पे सरकमफ्रेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जब इनको आपस में इकट्ठे बनाया जाएगा तो ये ओवरलैप हो जाते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए सबको एक लेवल पे लाया जाता है। उसका भी फॉर्मूला है, उसकी आगे एक्सप्लेनेशन आती है, वो आपको सिखाऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ये होती है कि आपने एक जो आपकी मेजरिंग टेप है उसको आपने नए वाली मेजरिंग टेप के साथ कंपेयर करना है। 70 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है, जो उस कंपनी ने बोला है उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके देखना है। ठीक है, कि कितना फर्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप बता सकें कि आपकी जो टेप है उसकी जो लेंथ है वो 30.003 मीटर है, मतलब कि 3 मिलीमीटर ज्यादा है एट 20 डिग्री सेल्सियस 70 न्यूटन फोर्स। या फिर आप ये बता सको वो एग्जैक्टली 30 न्यूटन किस टेम्परेचर पे होगी, 30 मीटर की किस टेम्परेचर पे होगी। ये दो तीन तरीके होते हैं कि जी मेरी टेप है ये 30 मीटर पूरा पूरा हो जाता है 22 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ठीक है, नहीं तो फिर करेक्शन अप्लाई करेंगे। या फिर आप ये बता दो कि स्टैंडर्ड जो चीजें हैं उस पर ये 30 मीटर से 3 मिलीमीटर ज्यादा है, तो 3 मिलीमीटर की एरर आपने जेन में रखनी होती है ताकि आप इसको करेक्शन में अप्लाई कर सकें। ये सारी चीजें करने का मकसद होता है ताकि आप अपना डिस्टेंस की एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेम्परेचर देखेंगे, टेंशन देखेंगे, उसमें टेंशन कितनी, फिर आती है सैग। आपकी जो टेप होती है उसमें एक झोल होता है, वो थोड़ा सा सैग कर रही होती है। आप जितना मर्जी खींच ले उसने फिर भी सैग करना ही करना है, क्योंकि उसका एक वजन होता है। मतलब 100 फुट लंबी अगर एक टेप है उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और वो इतनी बारीक है कि वो उस वजन को बर्दाश्त करने के बजाय वो थोड़ा सा झोल में आ जाती है। तो उस सैग की वजह से उसमें जो एरर आती है उसको भी थोड़ा सा आपने अप्लाई करना होता है। सेम इसी तरह स्लोप और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सेम उसी तरह मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हो तो जमीन के सर्फेस से दूर होते हो। या आगे अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। टेम्परेचर करेक्शन, ये आप लोगों को याद होगा, एफएससी में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं के एल डेल्टा टी, ये टेम्परेचर करेक्शन याद है भाई? यस सर। यूज कर रहे हैं। क्यों जी, ये एफएससी में हम एक रिलेशन पढ़ते थे के एल डेल्टा टी का, ये सबको याद है? यस सर। लीनियर में यस सर। कि हमारे पास के जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, एल जितनी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, डेल्टा टी क्या होता है कि जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। तो ज्यादातर आपको ये बताया जाता है कि जी के की वैल्यू होती है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की वजह से 100 फुट का एक फीता है वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। तो स्टील के लिए आपने जेल में रखना होता है, जेल में क्या रखना, आपको वैल्यूज वैसे दी जाएगी एग्जाम में। स्टील के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है वो 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी 1 मीटर जो आपका लेंथ होती है उसके अंदर कितना फर्क पड़ता है, 11.2 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 11.2 माइक्रोमीटर, 11.2 माइक्रोमीटर का फर्क पड़ता है हर मीटर में। अब आप किलोमीटर के हिसाब से फासला नाप रहे हैं और टेम्परेचर सुबह ज्यादा कम था और दोपहर को ज्यादा हो गया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना फर्क पड़ जाता है। सेम इसी तरह एक इनवार टेप होती है, इनवार टेप थोड़ी कॉस्टली होती है, वो मतलब प्रिसीजन कामों में इस्तेमाल की जाती है, उसमें निकल और उसके अलॉय बनाया जाता है, स्टील और निकल का। तो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी बेटा आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है कि अभी टी एम आपका होता है कि मेजरमेंट के दौरान क्या टेम्परेचर है, और टी नॉट होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कि लेट्स से अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, मेरे पास 25 डिग्री का टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर मुझे 20 बोला गया है, तो डेल्टा टी मेरे पास 5 होगा। तो आपका ये जो करेक्शन होगी ये आपने पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि टी एम माइनस टी नॉट है ना, ये सीधा सीधा मैंने लिख दिया हुआ इसमें कि टी एम माइनस टी नॉट मेजरमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है उसमें से आप उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस करो। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऐड हो जाएगी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये उतनी उतनी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, जो बहुत ज्यादा गर्मी होगी टेप आपकी बड़ी होगी। पहले जहां ये 100 फुट नापा करती थी अब ये उसको 99 फुट नाप रही है, क्योंकि अब ये लंबी हो गई है। तो वो जो 1 फुट अब ये कम शो करा रही है उसको ऐड करना पड़ता है हमें। सेम इसी तरह जब हम बहुत सख्त सर्दी में फ्रीजिंग टेम्परेचर में काम कर रहे थे
पहले जहाँ पे 100 फुट फासला नापा जाता था, अब क्योंकि बिल्कुल सुकड़ गई है, तो ये 100 फुट से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें 1-2 फुट जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा, वो उसमें जो ये मेजरमेंट के दौरान हमारे पास 101 फुट अब शो होने लग जाएगा, उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने याद करने के लिए आपने जेल में रखना है डेल्टा टी मेजरमेंट माइनस स्टैंडर्ड। पॉजिटिव है तो ऐड कर दो, नेगेटिव है तो माइनस कर दो। अगली आती है हमारे पास टेंशन की करेक्शन। टेंशन की करेक्शन ये आपकी आप इसको एसो मटेरियल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तो इसमें से आपके पास चेंज इन लेंथ जो होती है वो आपकी जो कि चेंज इन टेम्परेचर की वजह से चेंज इन लेंथ जो होती है आपकी, चेंज इन एक्सक्यूज मी लेंथ डिवाइड सर, बाय ओरिजिनल लेंथ आपकी स्ट्रेन होती है। तो जो आपकी चेंज इन लेंथ होती है बेसिकली वो आपकी करेक्शन होती है। तो करेक्शन इज इक्वल एक्सक्यूज टू मी एल सर, डेल्टा। जी जी, सर ये पिछला पॉइंट रिपीट कर दें काइंडली। ये वाला। सर वो जो टेम्परेचर वाला। यस सर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपके पास अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर तो आपको टेम्परेचर की करेक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंट है, तो आपने ये रिलेशन आपके पास है जिसमें से आप करेक्शन अप्लाई करेंगे। करेक्शन इज इक्वल टू के एल डेल्टा टी। के आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वो आपका जो भी मटेरियल की टेप बनी हुई आपको वैल्यू उस पर लिखी होगी आपको मिल जाएगी। एल जितनी आपने मैयर की है लेंथ वो, और डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस से जितना ऊपर या जितना नीचे है टेम्परेचर, तो उसका डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखना है। 25 डिग्री सेल्सियस है तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने अपनी करेक्शन में ऐड या माइनस करना है। अब पता कैसे चलेगा माइनस या ऐड करना है? डेल्टा टी जो है ये टी एम माइनस टी नॉट रखो। टी एम होता है मेजरमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है, और टी नॉट होता है कि आपका एक्चुअल जो स्टैंडर्डाइज जो टेम्परेचर है, जो कंपनी ने बोला था। तो अगर ये डेल्टा टी पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा है, अगर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्शन भी आपकी नेगेटिव बना देगा ये खुद ही। ठीक है, टेंशन करेक्शन। टेंशन करेक्शन ये होती है कि हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो हुक्स ला था, हुक्स ला क्या बोलता है कि आप किसी भी चीज पे जितना ज्यादा जोर लगाते जाएंगे, वो चीज में उतने ज्यादा डिफॉर्मेशन आती जाएगी। ठीक है, अगर आप लिमिट्स में रह के काम करें तो जितना आप जोर कम करेंगे तो डिफॉर्मेशन भी उतनी कम होती जाएगी। तो सेम इसी तरह से स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ है वो हमारी बेसिकली एरर है। हमारी जो टेप है 30 मीटर की टेप थी, अब उसमें जितना चेंज आएगा वो उसमें एरर आ रहा होगा, तो उसको हमने करेक्शन उतनी उसके बराबर की लगानी होगी। तो हमने चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एल होता है उसको सी टी, करेक्शन इन ड्यू टू टेंशन को हम उससे डिनोट अगर कर दें, एब्रिविएशन उसका अगर ये रख दें, तो हमारे पास स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन ई के बराबर होता है। सारी चीजें उस साइड पे ले जाओ, सी टी इज इक्वल टू एल डेल्टा टी ओवर ए ई। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया कि आपके पास जितनी लेंथ है वो आप लिखेंगे डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है? आपको ये कहा गया था कि ये जो आपका मेजरिंग टेप है इसको आपने 50 न्यूटन की फोर्स लगानी है, लेकिन आप लगा रहे हैं 70 की। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 70 माइनस 50, 20। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई आपकी वो जो उस टेप की क्या दो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो उस टेप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, ई की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। ठीक है, तो सेम उसी तरह डेल्टा टी जो है वो मेजरमेंट के दौरान जो आपका टेंशन है और जो आपको स्टैंडर्डाइज बोली गई है उसका डिफरेंस है। अब ये पॉजिटिव होगा तो आपने इसे ऐड कर देना है डेल्टा टी, और अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्शन भी नेगेटिव हो जाएगी। अगला आता है सैग करेक्शन। बेटा सैग करेक्शन ये होती है कि आपकी जो मेरी टेप होती है, जब इसमें एक झोल आ जाता है, जब ये सैग करना शुरू हो जाती है, हमें ए से बी तक का अगर फासला नाप रहे हैं, हमें बेसिकली स्ट्रेट फासला चाहिए, लेकिन ये हमें कर्वीलिनियर फासला शो करा रही है। तो ये कर्वीलिनियर फासला होता है, उसको खत्म करने के लिए हमें इसमें से सैग खत्म करनी होती है। ठीक है, चलिए
When it is between two measuring heads A and B both at the same level, the shape it takes up is a catenary. जब A और B के दरमियान में इसको बिल्कुल सीधे फासले पे रखा जाए तो एक ही लेवल पे, मतलब जमीन से 3 फुट ऊपर यहाँ भी, 3 फुट ऊपर यहाँ पे भी, अगर इनको एक ही फासले पे जमीन से उठा के रखा जाए और अगर ये बिल्कुल सीधी शेप की बजाय ये थोड़ा सा इसमें झोल आता होता है, इस शेप को हम कैटनरी बोलते हैं सर्वे में। अब हमारे पास 4 केसेस हुआ। अगर मैं फिजिकली पढ़ाता तो मैं आपको उसी वक्त बोलता कि इसको तो हमारे पास पहला ही होता है कि पहला केस ये है कि अगर आपने टेप को स्टैंडर्डाइज किया फ्लैट जगह पे तो सैग करेक्शन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी टेप को फ्लैट जगह पे, एक बिल्कुल स्मूथ जगह पे उसको स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज का मतलब मैंने इसको दूसरी टेप से कंपेयर किया और मैंने इस्तेमाल भी फ्लैट जगह पे ही करना है, तो सैग करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने टेप को फ्लैट जगह पे कंपेयर किया हुआ है लेकिन इस्तेमाल जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें झोल आ रहा है, तो मुझे उस झोल के लिए नेगेटिव करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह बाज दफा लोग क्या करते हैं, उसको झोल के साथ, उसको सैग के साथ कैटनरी पोजीशन में स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं फ्लैट पे, वो भी गलत हो जाता है। और अगर आपको कैटनरी में स्टैंडर्डाइज करें और कैटनरी में यूज करें नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप उसकी जब करें किसी स्टैंडर्ड टेप से फ्लैट जगह पे ही करें और देखिए इसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा। अगर आपने जहां इस्तेमाल करनी है और उसमें झोल ज्यादा आएगा और आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फीता है उसको भी झोल में रखें, इस वाले को भी झोल में रखें, तब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें ताकि आपको करेक्शन अप्लाई ही ना करें। लेकिन ज्यादातर फ्लैट जगह पे स्टैंडर्डाइज किया जाता है जो हमारी टेप बन के आती है फैक्ट्री से, और जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि हम फ्लैट सरफेस पे हम इस्तेमाल करें, ज्यादातर झोल आ ही जाता होता है। तो उस झोल के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है। उस इक्वेशन में क्या है, करेक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू वेट पर रनिंग लेंथ एल क्यूब और 24 टी स्क्वायर, या फिर इसको डब्ल्यू स्क्वायर जो है इसको एक एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों एल से, ताकि टोटल वेट जो आपका टेप का फीते का जो वजन है टोटल मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय 24 इंटू टी स्क्वायर। टी आपकी टेंशन है, ये डेल्टा टी नहीं है, यहाँ पे ये टेंशन है जो टोटल टेंशन आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे, ओवरऑल लगानी, ठीक है। वहाँ यहाँ पे डेल्टा टी नहीं है, ये ज़हन में रखना है। तो नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया हुआ है कि करेक्शन इज इक्वल टू, अगर आप वेट पर ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ अगर आपको गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब वाला। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ओवरऑल वेट का टोटल वेट ये है, जो हमारी टेप है उसका टोटल वजन इतना है, फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे सामने वाला, तो बेसिकली वो पर रनिंग लेंथ का जो वजन है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। The above equation applies to tape standardized on flat and are always negative। अगर आपने अपनी टेप को स्टैंडर्डाइज किया हुआ फ्लैट सरफेस पे, जिस तरह फैक्ट्रीज करके देती हैं हमें, तो इसको हमेशा हमने नेगेटिव ही रखना है, ये इस इक्वेशन को। When a tape is standardized in catenary, अब अगर किसी एक टेप को कैटनरी में स्टैंडर्डाइज किया गया है, it records horizontal distance by hanging in sag, no correction is necessary provided that the applied tension say TA equals the standard tension TS। अब अगर आप एक टेप को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है सैग के साथ कैटनरी पोजीशन में, और आप कैटनरी पोजीशन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने ही फोर्स लगाने का कंपनी ने बोला है, 50 न्यूटन या 70 न्यूटन की फोर्स लगाने का अगर कंपनी ने बोला है, आप उतनी फोर्स ही लगा रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर ज्यादा लगा रहे हैं उस पर पुल, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पुल होगी उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया है। वो एक्स्ट्रा फार्मूला क्या है कि आपका जो 1 ओवर स्टैंडर्ड जो आपकी टेंशन है माइनस 1 ओवर जो आपकी एक्चुअल टेंशन उस पर लग रही है, तो ये फार्मूले से जो भी आपका प्लस या माइनस आता है उसको आपने अपनी इक्वेशन में जो आपकी मेजरमेंट सारी उनमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। इन दिस केस द करेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ज्यादातर इस केस में ये पॉजिटिव ही आता है क्योंकि आपकी टेप जो है वो कैटनरी में स्टैंडर्डाइज हुई है।
अगला आता है हमारे पास स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन मैंने आपको बताया, स्लोप करेक्शन का सीधा सीधा फार्मूला होता है, ठीक है, कि आपके पास आपने फासला निकालना है हॉरिजॉन्टल फासला। आपने दो ऊंचे नीचे पॉइंट से, एक पॉइंट ऊपर था एक पॉइंट गहरा था, उनके दरमियान में फासला नापा, वो आ गया एल। तो वो बेसिकली उसमें एक बड़ी सारी ट्रायंगल होगी जिसका वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा ले तो उससे भी आंसर आ जाता है, d इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस उन दोनों के दरमियान में, जो दोनों पॉइंटों के दरमियान में हाइट का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर और अंडर रूट कर ले। या फिर पुराने दौर में जब इनके पास कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे, वो अंडर रूट नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, तो वो उस दौर में उसको खोल लिया करते थे बाय यूजिंग सीरीज। सीरीज तो सबने पढ़ी है ना, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज। तो ये उन सीरीज को लगा के उसने इस पावर को खोला हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एच स्क्वायर ओवर 2l प्लस h4 ओवर 8l क्यूब, मतलब ये जो हमारे पास आता है n ओवर 2l n स्क्वायर ओवर, ये जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a n ओवर, ये वाला फॉर्मूला जो था हमारे पास, जो सीरीज खोलते थे हम, a रेज़ पावर n प्लस। तो इसमें से जो पहली पहली जो आपकी है h स्क्वायर ओवर 2l, उसको रख लिया जाता था, बाकी जो अगली होती थी वो इतनी छोटी होती थी कि उसको इग्नोर किया जाता था। तो हमारे पास ये सारा करने के बाद स्लोप करेक्शन का जो फॉर्मूला आता है, स्लोप अगर आपके पास आ रही है कि एक जगह ऊंची एक जगह गहरी है, आप उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h स्क्वायर ओवर 2l का, ठीक है। h स्क्वायर ओवर 2l उसमें से उतना माइनस कर देंगे। या फिर अगर आपको बहुत शौक है, आपके पास एंगल आ जाता है किसी तरीके से कि जमीन पे एक जगह गहरी है और एक जगह ऊंची है, दोनों के दरमियान में एंगल आया था, तो आप एंगल के जरिए भी cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली आती है हमारे पास एल्टीट्यूड करेक्शन। एल्टीट्यूड करेक्शन ये होती है इफ सर्वेज आर टू बी कनेक्टेड और नेशनल मैपिंग। अब अगर मुल्कों के नक्शे बनाए जा रहे हैं, द डिस्टेंस नीड टू बी रिड्यूस टू कॉमन डेटम। तो सारे मुल्कों को एक एलिवेशन पे लाना होता है। कुछ मुल्क ऊंचे होते हैं पहाड़ों पे, कुछ गहरे होते हैं समुद्र के पास, उनको एक लेवल पे लाके तभी नक्शा बनाया जाता है। आपने देखा ना, जो ग्लोब होते हैं वो एक बॉल सी होती है, उस बॉल में ऊंची नीची जगह नहीं होती, वो एक लेवल पे होती है। तो उस लेवल पे कोई एक मुल्क अगर काफी गहराई में है तो उसकी लेंथ अगर कम आ रही है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। कोई मुल्क अगर ज्यादा ऊंचाई पे उसकी लेंथ बहुत ज्यादा आ रही है, उसको थोड़ा सा कम करके, ताकि एक लेवल पे ला सके। अल्टरनेटिवली इंजीनियरिंग स्कीम इज ऑफ लोकल नेचर, डिस्टेंस में बी रिड्यूस टू मीन सी लेवल। अगर आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको मीन सी लेवल पे इसको करना पड़ेगा। ये अगर आप फिगर देखिए राइट साइड पे, इस फिगर में आप देखेंगे कि अगर आप किसी एक खास एल्टीट्यूड पे है, फॉर एग्जांपल मैं मरी में या फिर यूबिया वगैरह साइड पे हूँ, जहाँ पे मेरे पास एलिवेशन 4000 मीटर है, मतलब 4 किलोमीटर मेरे पास, ये 4000 मीटर मेरे पास एलिवेशन आ रही है, तो उधर एक फासला नापूंगा तो वो आप देखिए थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा बनिस्बत कराची के। कराची क्योंकि मीन सी लेवल पे है, समुद्र के साथ साथ अगर फासला नापूंगा और पहाड़ों पे जाके फासला नापूंगा, तो उसको अगर ग्लोब में एक जगह, मतलब अगर मैंने नक्शे में एक जगह दोनों को शो करना है, तो ऊपर वाला फासला थोड़ा सा ज्यादा, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ ये फॉर्मूला है cm इज इक्वल टू एल एच ओवर आर। जितना फासला आपने नापा l मल्टीप्लाइड बाय h, जितनी आपकी एल्टीट्यूड हाइट थी, जो भी आपकी हाइट है, टेक्सला में नाप रहे हो तो टेक्सला का एल्टीट्यूड क्या है मीन सी लेवल से, डिवाइड बाय r। r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होती है, ये 6400 किलोमीटर जो भी है, ठीक है। The correction is negative for surface work but may be positive for tunneling and mining below mean sea level. अगर मीन सी लेवल से ऊपर ऊपर है तो ये उसको थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में काम करें फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के शो करना पड़ता है, तो वो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपने बेसिकली जेन में रखना होगा ये फॉर्मूला एल एच ओवर आर का। एग्जाम्पल्स, distance of 220.45 meter was measured with a steel band of nominal length 30 meter। nominal length होती है कि जो क्लेम की जाती है, ये एक मेजरिंग टेप है जिसकी लेंथ 30 मीटर है, उससे आपने एक फासला नापा 220.45 मीटर का। ऑन स्टैंडर्डाइजेशन द टेप वाज फाउंड टू बी 30.003 मीटर। जब आपने इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की तब आपको पता चला कि टेप में 3 मिलीमीटर ज्यादा है।
ठीक है। जब आपने स्टैंडर्डाइजेशन की तो आपको पता चला इसमें 3 मिलीमीटर ज्यादा आ गए हर टेप में, तो आपने इसको करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे कि एरर पर 30 मीटर, हर 30 मीटर की टेप पे कितनी एरर है आपके पास, 3 मिलीमीटर की। आप क्या करोगे, करेक्शन अप्लाई करोगे कि जितना आपके पास फासला है उसको 30 से डिवाइड कर दो, और हर टेप में 3 मिलीमीटर की एरर है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल 22 मिलीमीटर का एरर आ गया। तो 22 मिलीमीटर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो करेक्शन जो आपकी आ जाएगी 220.45 प्लस 0.022 इज इक्वल टू 220.472 मीटर। आपकी टेप क्योंकि बड़ी थी इस वजह से इसमें ऐड हो गया, टेप अगर छोटी होती तो उसमें से माइनस हो जाता। समझ आ गई यहां तक? यस सर। यस सर। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। A 30 meter band standardized at 20 degree Celsius was found to be 30.003 मीटर। सेम उसी तरह 20 डिग्री सेल्सियस में मैंने अपना फीता नापा, लेकिन वो 30 मीटर के बजाय 30 मिनट में 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा था। एट व्हाट टेम्परेचर इज एग्जैक्टली 30 मीटर। अब ये कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा ये एग्जैक्टली 30 मीटर का होगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील हमें गिवन है 0.011 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास फॉर्मूला था डेल्टा, जो हमारे पास करेक्शन इज इक्वल टू के एल डेल्टा टी। फॉर्मूला यही था ना, करेक्शन इज इक्वल टू के एल डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास क्या था, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, तो उसमें से एक्चुअल एक साइड पे कर लिया, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले गए। के एल डेल्टा टी और करेक्शन, करेक्शन नीचे रहेगी, के एल डेल्टा टी यहाँ पे आ गए। तो इसमें हमारे पास सी टी जो हमने करेक्शन अप्लाई, जो हमारे पास जिसे कहते हैं कि 3 मिलीमीटर का जो करेक्शन या एरर आ रही है वो ऊपर रखी, के की वैल्यू में गिवन है, एल 30 मीटर था जो 30 मीटर का फीता था, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर था। तो जब इसको सॉल्व किया तो पता चला कि 11 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास जो मेजरिंग टेप है वो एग्जैक्टली 30 मीटर की होगी। क्लियर है भाई? यस सर। आखिरी न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अ बेसलाइन वाज मेजर्ड इन कैटनरी। एक बेसलाइन थी जिसको कैटनरी में मेजर किया गया विद अ टेप ऑफ नॉमिनल लेंथ 30 मीटर, 30 मीटर का एक फीता था उससे। द टेप मेजर्ड 30.015 एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन कैटनरी। जब इसको स्टैंडर्डाइजेशन की गई कैटनरी में ही तो फिर इसका कितना आ गया 30.015। कैटनरी में मेजर की थी, कैटनरी में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैक की करेक्शन अप्लाई नहीं होगी। शर्त यह है कि हम 5 किलोग्राम फोर्स से ज्यादा फोर्स ना लगा रहे हैं। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है, 5 किलोग्राम फोर्स मेरी स्टैंडर्ड है। इफ द मीन रिड्यूस लेवल ऑफ द बेस वाज 30.5 मीटर ओडी, कैलकुलेट इट्स ट्रू लेंथ एट मीन सी लेवल। वो जो एल एच ओवर आर वाला था उसमें से एच की वैल्यू उन्होंने दे दी है 30.5 मीटर। तो जो भी हमारी टोटल लेंथ आएगी एल मल्टीप्लाई बाय एच 30.5 मीटर डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ, जो भी करेक्शन आएगी वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हमें गिवन क्या क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप के वो जो स्मॉल डब्ल्यू था उसकी वैल्यू में गिवन है 0.03 kg पर मीटर। डेंसिटी ऑफ स्टील हमें गिवन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेंसिटी ऑफ स्टील इसलिए हमें गिवन है कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकें, वेट और क्रॉस सेक्शन एरिया से ना। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, ये होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वो आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल, ये वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया वेट पर रनिंग मीटर। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो मीटर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास के की वैल्यू हमें गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर ये हमें गिवन है। 6400 किलोमीटर जमीन का रेडियस कर लो या 6.4 मीटर × 10⁻6 मीटर, ये हमारा रेडियस आर की वैल्यू में गिवन है। ठीक है, जिस बच्चे ने जाके ये सारी मेजरमेंट की थी उसने ये टेबल बनाया है। टेबल किस तरह से बनाया है कि बे 1, बे कहते हैं कि लेट से मेरे पास जितना फासला था उसको मैंने 4 टुकड़ों में मेजर किया या 5 टुकड़ों में मेजर किया। तो पहला जो पीस मैंने मेजर किया था उसकी लेंथ मेरे पास आ रही है 30.050 मीटर। टेम्परेचर जब नोट किया गया तो 20.16 था। अप्लाइड टेंशन मेरे पास मैंने जब उसमें वो स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ तो उससे मैंने 5 की ही लगाई।
डिफरेंस इन लेवल, अब बे 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उसमें लेवल का जो फर्क है वो मेरे पास 0.75 मीटर है। सेम इस तरह ये बे 2, 3, 4 और 5, आखिरी वाले में उसको थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था, पता नहीं उसने टेप थोड़ी ज्यादा खींच के इस्तेमाल की, लेकिन जगह लेवल थी। अब उसने ज्यादा खींच के इस्तेमाल की, जगह भी लेवल है, तो उस वजह से उसमें एक्स्ट्रा उसने टेंशन अप्लाई कर दी है। तो ये जो एक्स्ट्रा टेंशन इसने अप्लाई की, इसके लिए हमें करेक्शन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर आपके गिवन है, हर टेम्परेचर के लिए करेक्शन हमें निकालनी होगी। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है स्टैंडर्डाइजेशन। हमें ये बताया गया कि आपका पास जो मेजरिंग टेप है वो 30.015 मीटर है जब से स्टैंडर्डाइज किया गया। तो एरर पर 30 मीटर मेरे पास कितनी एरर है? 0.015 मीटर की एरर है। तो टोटल जो मेरे पास फासला है उसको डिवाइड बाय 30 करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय जितना मेरे पास पर 30 मीटर जो एरर आ रही है वो करूंगा। अब क्योंकि ये लेंथ ज्यादा हो रही थी तो ये पॉजिटिव एरर है, तो मैं पॉजिटिव इसको एक जगह लिख लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव आएंगे वो एक साइड पे लिख दूंगा, जो नेगेटिव आएंगे वो दूसरी साइड पे लिखता चला जाऊंगा, ताकि एंड में इकट्ठे इकट्ठे ऐड कर सकूँ। क्लियर है? सेम इसी तरह टेम्परेचर, बे 1 और 2 पे मेरे पास टेम्परेचर कितना था? 21.6, और बाकी 3 पे मेरे पास 24 था। तो बे 1 और 2 पे 1.6 के लिए मैं अप्लाई करूंगा टेम्परेचर के एल डेल्टा टी। ठीक है, मतलब के की वैल्यू 11 इंटू 10⁻⁻6 है। एल मेरे पास दो बेस हैं 30 मीटर के, तो 60 हो गया। डेल्टा टी मेरे पास 1.6 मीटर एक्स्ट्रा 1.6 डिग्री सेल्सियस है। 3, 4, 5 पर 24 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए करेक्शन अप्लाई की जाएगी। टेम्परेचर वाली करेक्शन भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया। टेंशन, अब जितनी टेंशन मैंने अप्लाई की थी, सिर्फ बे 5 पे मैंने एक्स्ट्रा टेंशन अप्लाई की है, तो जो मैंने एक्स्ट्रा टेंशन अप्लाई की है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। करेक्शन इज इक्वल टू जितनी लेंथ थी बे 5 की, ठीक है, जितनी मैंने एक्स्ट्रा करेक्शन अप्लाई टेंशन अप्लाई की 2 kg फोर्स की, डिवाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल सकते हैं वेट पर रनिंग लेंथ डिवाइड बाय डेंसिटी से। तो वेट पर रनिंग लेंथ भी हमें गिवन है, डेंसिटी भी हमें गिवन है। वेट पर रनिंग लेंथ को डेंसिटी से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 मिलीमीटर स्क्वायर की मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया टेप का, उसको मैं यूज करूंगा। सी टी इज इक्वल टू एल डेल्टा टी ओवर ए ई। एल मेरे पास 30 मीटर, डेल्टा टी मेरे पास जो एक्स्ट्रा मैंने 2 किलोग्राम की फोर्स लगाई थी वो 2, मतलब 5 लगानी है, मैंने 7 लगा दी, तो 2 किलोग्राम की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैथ को, डिवाइड बाय ए ई, एरिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज डाली तो मेरे पास करेक्शन आ गई 0.0007 की पॉजिटिव में। तो मैंने स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर, टेंशन ये अप्लाई कर दिया। अगली आती है स्लोप। स्लोप का सीधा सीधा फॉर्मूला है h स्क्वायर ओवर 2l। तो जो आप अकेले अकेले पे अप्लाई कर दो कि जितना जितना फर्क आ रहा है हर बे का, कि मतलब लेट से यहाँ पे डिफरेंस मुझे गिवन थे ना, h स्क्वायर, ये जो डिफरेंस इन लेवल ये मेरे पास स्मॉल h हो जाएगा, l मेरे पास जो फासले इन्होंने नापे हैं ये एग्जैक्टली ये यूज करने, ये भी यूज कर सकते हैं आप 30-30 कर दो तब भी खैर है, क्योंकि ये करेक्शन का मजीद इसका एक जिसे कहते हैं फ्रैक्शन बनना, तो ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। 30-30 भी यूज करो तभी ये हो जाता है। h स्क्वायर ओवर 2l में हम ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो h स्क्वायर क्या है, जितनी मुझे दी गई हैं, डिवाइड बाय 2l। l अगर मैं 30 रखता हूँ तो 1 ओवर 2l सब में कॉमन है, तो 1 ओवर 2l ये माइनस नहीं है, इज इक्वल टू है 1 ओवर 2l सब में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। h स्क्वायर, h1 का स्क्वायर, h2 स्क्वायर, h3 स्क्वायर, h4 स्क्वायर ये मेरे पास रह गए, इन सारों को मैंने अप्लाई कर दिया। h5 स्क्वायर नहीं था क्योंकि वो दोनों लेवल थे, ये सारे अप्लाई किए, और ये स्लो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव आ गई। आगे चलते हैं, सैग। अब सैग की जो करेक्शन है वो सिर्फ हमारे पास बे 5 में लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम गौर से देखें, बेस लाइन वॉज मेजर्ड इन केटनरी, ठीक है, टेप वॉज स्टैंडर्डाइज इन केटनरी, झोल के साथ उसको स्टैंडर्डाइज किया, झोल के साथ ही सारे फासले नापे। लेकिन जब हम आखिरी वाला बे देखें वहां पे हमारे पास नेगेटिव, मतलब यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, ये लेवल जगह थी, लेवल जगह पे इन्होंने फासले नापा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने फोर्स भी एक्स्ट्रा अप्लाई की है 7 की।
तो ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने फोर्स अप्लाई की है इसके लिए सैक की करेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी 5 किलोग्राम की फोर्स लगाता तब ये सैक की भी करेक्शन अप्लाई ना होती, लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो L क्यूब WL स्क्वायर L क्यूब ओवर 24, W में गिवन है वेट पर रनिंग लेंथ 30 की है, डिवाइड बाय 24 1 ओवर TS स्टैंडर्ड हमारे पास 5 थी और हमने लगाई 7 है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज डाली तो हमारे पास 0.0006, ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हम ज़्यादा लगा रहे हैं। आखिरी एल्टीट्यूड जो कि नेगेटिव होती है उसमें LH ओवर R, टोटल फासला हमने कितना नापा, 150 का तकरीबन नापा। H हमारे पास 30.5, वो मीन सी लेवल से 30.5 की एलिवेशन पे थे, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइड पे। जितनी करेक्शंस पॉजिटिव थी सारों को लिख दिया, जितनी करेक्शन नेगेटिव थी सारों को लिख दिया, जो पॉजिटिव वो ऐड हो जाएगी, जो नेगेटिव है माइनस हो जाएगी। तो टोटल करेक्शन मेरे पास पॉजिटिव में आ गई 0.0332 मीटर की। तो मेरे पास जो टोटल फासला मेरे पास इन सबको ऐड करके बना था, ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन थे फासले, इन सारों को पहले मैंने ऐड किया और उनमें ये सारी करेक्शंस अप्लाई करने के बाद मेरे पास नया फासला आ रहा है 150 मीटर का और 33.02 सेंटी का। क्लियर है? Yes, sir. समझ आ गई बिल्कुल। सबको? सर यस सर आ गया। चलें, आसान है, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है इसी स्लाइड्स में, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज डालनी है। चलें, आज के लिए इतना ठीक है, ये और पढ़ाएं? यस सर बहुत नहीं सर, Yes, sir. बहुत है सर, बहुत चलिए आप क्विज भी करते हैं, क्विज भी था ना आपका? बहुत सर।